प्लांट फिजियोलॉजी के 5th पार्ट की बात करेंगे। अपने प्लांट फिजियोलॉजी के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, यानी रंध्रों की गति को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो अपन बात करें, स्टोमेटा है तो स्टोमेटा को जो प्रभावित, स्टोमेटा में जो मूवमेंट होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें अपन बात करें सबसे पहले लाइट। तो लाइट है वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है। जैसे आप देखोगे मांसलोद जो मरुदबिद है, ठीक है, मतलब सकुलेंट जीरोफाइट्स हैं। इसके अलावा शेष प्लांट्स में रंध्र स्टोमेटा है वो लाइट के प्रेजेंस में खुलते हैं तथा डार्क में क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा के खुलने में ब्लू व रेड कलर है वो प्रभावी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लू है लाइट वो स्टोमेटा के खुलने में ज्यादा प्रभावी होती है। तो पूछ लिया जाता है कि स्टोमेटा के खुलने में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा कलर है, तो ब्लू लाइट। ठीक है, अब अपन इसमें बात करें नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, तो टेम्परेचर के बारे में लॉफ्टफील्ड ने रंध्रों के खुलने के लिए ताप जो गुणांक है Q10 है उसका मान बताया 2। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान में रखना है किसने बताया, लॉफ्टफील्ड ने, और इसमें ताप गुणांक का मान बताया Q10 = 2। नेक्स्ट अपन बात करें फैक्टर की, CO2 कंसंट्रेशन, यानी CO2 की जो सांद्रता है ये कैसे प्रभावित करता है। तो लीव्स की जो सेल्स है उसमें वाटर की कमी होने पर स्टोमेटा CO2 के प्रति संवेदी हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, कम CO2 सांद्रता पर स्टोमेटा खुलते हैं जबकि CO2 की अधिक सांद्रता पर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो कम CO2 कंसंट्रेशन पर स्टोमेटा वो खुलते हैं जबकि CO2 की कंसंट्रेशन यदि अधिक हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से CO2 प्रभावित करती है। नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन जैसे मान लो आपने आपके प्लांट हार्मोन है 5। ठीक है, 5 में अपन बात करें साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये स्टोमेटा के खुलने को प्रेरित करता है, पहली बात। दूसरी बात, के पॉजिटिव आयंस के प्रवेश को बढ़ाकर स्टोमेटा को खुलने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन सा आयन, पोटेशियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन एब्सिसिक एसिड, अगला हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, स्टोमेटा को बंद होने के लिए प्रेरित करता है। तो खुलने के लिए तो साइटोकाइनिन हार्मोन और बंद होने के लिए एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ठीक है, यह हार्मोन जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है यह साइटोकाइनिन के प्रेरण प्रभाव का विरोध करता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, एक क्लोज होने के लिए एक ओपन होने के लिए। तो ये जो हार्मोन है ये साइटोकाइनिन के प्रेरण प्रभाव का विरोध करता है। कौन सा, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड से जो गार्ड सेल्स है उसकी परमिबिलिटी है वो प्रभावित होती है। ठीक है, H पॉजिटिव आयनों के बहिर्वाह आउटफ्लक्स को रोक देता है, क्योंकि ये तो रोकने का काम करता है। ठीक है, क्लोज होने का काम करता है। तथा K पॉजिटिव आयनों के बहिर्वाह आउटफ्लक्स को बढ़ाता है। इससे रक्षक कोशिकाओं की pH है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, जो गार्ड सेल्स है उसकी pH है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसमें फैक्टर की बात कर ली। अब अपन इसमें देखेंगे ट्रांसपिरेशन रेट है, इसको जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो इसमें सबसे पहले अपन बात करें, इसमें आउटर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं ट्रांसपिरेशन को। अब देखो सबसे पहले अपन बात करें एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इसमें अपन बात करें जो TR मतलब ट्रांसपिरेशन रेट, ठीक है, ये है समानुपाती। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रांसपिरेशन रेट ये समानुपाती। ठीक है, 1 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन रेट है वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न होकर इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती नहीं होकर के इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो इसमें देखें यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। कम वायुमंडलीय आर्द्रता पर वायुमंडल शुष्क होता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन अधिक तेज होता है। ठीक है, जब वायुमंडल शुष्क होता है तो ट्रांसपिरेशन रेट है वो अधिक होगी, सीधी सी बात है। जबकि हाई वायुमंडलीय आर्द्रता पर वायुमंडल नम रहता है, जबकि वायुमंडलीय आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है वो हाई रहेगी तो वायुमंडल है वो नम रहेगा, जिसके फलस्वरूप ट्रांसपिरेशन रेट है वो घट जाती है। ठीक है, ये सबको पता है। जब
नम मतलब शुष्क होता है तो ट्रांसपिरेशन हाई होगा, टेम्परेचर हाई रहता है। जबकि ह्यूमिडिटी होती है तो वहाँ पर वायुमंडल नम रहता है, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम होती है और स्टोमेटा है वो पूर्णतः खुली रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये प्रभावित करती है। नेक्स्ट, इसी कारण गर्मियों में ट्रांसपिरेशन रेट है वो बढ़ जाती है, सबको पता है। बरसात के दिनों में ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम हो जाती है, टेम्परेचर पर डिपेंड है पूरा। नेक्स्ट देखें अपन टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है। टेम्परेचर डायरेक्ट, जैसे टेम्परेचर है वो हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट है वो हाई होगी। ठीक है, जैसे TR ट्रांसपिरेशन रेट समानुपाती टेम्परेचर। ठीक है, उसमें तो क्या था, ह्यूमिडिटी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसमें व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, अब अपन बात करें टेम्परेचर है तो ट्रांसपिरेशन रेट है वो डायरेक्ट, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ ट्रांसपिरेशन रेट है वो अधिक हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की Q10 का मान 2 होता है, ये पीछे अपन ने बात कर ली, क्या होता है 2 होता है। ठीक है, इसमें ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की ग्रोथ करने पर ट्रांसपिरेशन की रेट है वो लगभग दुगुनी हो जाती है। ये किसने बताया था, ये बताया था लॉफ्टफील्ड ने। किसने बताया, लॉफ्टफील्ड ने बताया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है टेम्परेचर में तो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो लगभग दुगुनी हो जाती है। ठीक है, यही बात है इसकी, तो लॉफ्टफील्ड ने इसमें बताया था। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर पर वायु की वाटर वेपर ग्रहण क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है तो एयर में जो वाटर जल वाष्प की जो क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता वो बढ़ेगी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ट्रांसपिरेशन की रेट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर वेपर कम होता है, जिसके विपरीत कम ताप पर वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता वो घट जाती है। ठीक है, कम टेम्परेचर होगा तो जल ग्रहण करने की क्षमता वो घटेगी, जिससे वाष्पोत्सर्जन है वो घटेगा। इस प्रकार से इसमें ये टेम्परेचर प्रभावित करता है। नेक्स्ट अपन देखें लाइट। लाइट कैसे प्रभावित करता है ट्रांसपिरेशन को, तो लाइट में अपन बात करें ट्रांसपिरेशन है वो लाइट द्वारा इंड्यूज होता है। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो ग्रोथ करता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की क्रिया स्पेक्ट्रम यानी जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो ब्लू एंड रेड होता है, रेड और ब्लू प्राप्त होता है, इसका जो एक्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अपन बात करें ब्लू लाइट में ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया है वो लाल प्रकाश की तुलना में अधिक तीव्र होती है। ये ध्यान में रखना, जो ब्लू लाइट है उसमें ट्रांसपिरेशन की रेट है वो रेड लाइट की तुलना में अधिक तीव्र होती है, क्योंकि ब्लू लाइट में स्टोमेटा अपनी पूरी क्षमता से खुले रहते हैं। ठीक है, पीछे भी अपन ने इसमें पढ़ा था, ब्लू लाइट में क्या होता है कि इसमें स्टोमेटा पूरी तरह से पूरी क्षमता से खुले रहते हैं, किसमें, ब्लू लाइट में। इसलिए रेड की अपेक्षा ब्लू लाइट में स्टोमेटा जल्दी खुलते हैं, पूरी क्षमता से खुलते हैं। नेक्स्ट अगला है फैक्टर वाइंड वेलोसिटी, वायु की गति। अब देखो जो ट्रांसपिरेशन रेट है, अब सबको पता है जैसे जैसे मतलब वायु की गति बढ़ती है तो इसमें ट्रांसपिरेशन रेट है वो बढ़ेगी। तो जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो किसके समानुपाती है, वाइंड वेलोसिटी के। ठीक है, तो इसमें बात करें स्थिर वायु में ट्रांसपिरेशन कम होता है, स्थिर होती है तो कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वाइंड की जो गति है, मूवमेंट है वो बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ेगी, क्योंकि वायु की गति से स्टोमेटा के समीप की संतृप्त वायु है वो हट जाती है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। अत्यधिक तेज वायु यानी 30 से 50 किलोमीटर पर हावर्स में ट्रांसपिरेशन पहले तो बढ़ता है, परंतु बाद में स्टोमेटा के बंद हो जाने से ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे स्टोमेटा वापस बंद होंगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन मतलब बंद हो जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो जो कम वायुमंडलीय दाब पर वायु है वो विरल हो जाती है, जिससे इसकी गति है वो बढ़ जाती है, जिससे विसरण की दर, डिफ्यूजन की दर बढ़कर ट्रांसपिरेशन रेट को बढ़ा देती है। ठीक है, क्या होगा, वायुमंडल में जैसे कम वायुमंडलीय दाब है उस पर वायु है वो विरल हो जाती है। ठीक है, और उसकी गति है वो बढ़ती जाती है, जिससे डिफ्यूजन रेट है वो बढ़ के ट्रांसपिरेशन रेट को वो बढ़ा देती है। जैसे मान लो कोई भी प्लांट है वो कोटा से हिल स्टेशन पर ले जाते हैं, मतलब हिल स्टेशन पहाड़ी वाले क्षेत्र पर ले जाते हैं, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपन आगे इसमें बात करें जैसे ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है, इसमें अपन देखें निम्नतम जल हानि के साथ प्रकाश संश्लेषण का अधिक उत्पादन ट्रांसपिरेशन रेशियो कहलाता है। मतलब रेशियो क्या है, मतलब निम्नतम वाटर लॉस होता है उसके साथ फोटोसिंथेसिस का अधिक उत्पादन, कम से कम वाटर लॉस होता है उसके साथ में फोटोसिंथेसिस है वो अधिक से अधिक, मतलब फूड अधिक से अधिक बन रहा है, वो क्या ट्रांसपिरेशन रेशियो है। C4 प्लांट्स का ट्रांसपिरेशन रेशियो सामान्यतः कम होता है। C4 जो प्लांट्स हैं उनमें 200 से 350 होता है। ठीक है, जबकि C3 प्लांट्स है उनमें 500 से 1000 तक, मतलब C3 में ज़्यादा हो गया। अर्थात C4 जो प्लांट है वो कम जल हानि करके भी अधिक भोजन बनाते हैं। जल हानि कम होती है C4 में, फिर भी वो अधिक फूड बना रहे हैं। ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जित जल के अणु स्थिरीकृत CO2 अणु
ठीक है। सीएम पादपों का न्यूनतम, सीएम जो क्रूसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स हैं उसमें न्यूनतम 50 से 100 ट्रांसपिरेशन रेशियो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रांसपिरेशन रेशियो होता है इसका। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो अपने हो गए एक्सटर्नल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब अपन बात करेंगे इंटरनल जो फैक्टर हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ट्रांसपिरेशन को। अब देखो अपन बात करें सबसे पहले ट्रांसपिरेशन एरिया क्या होता है, मतलब जो एक एरिया वाष्पोत्सर्जन क्षेत्रफल है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे मान लो छटाई कटाई जो प्रूनिंग है उससे ट्रांसपिरेशन तीव्रता है वो बढ़ेगी, किंतु कुल वाष्पोत्सर्जन तो कम हो जाएगा। मतलब प्रूनिंग छटाई कटाई होती है तो ट्रांसपिरेशन है वो तेजी से बढ़ेगा, किंतु जो कुल जो ट्रांसपिरेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करें इंटरनल में रंध्रों की विशेषताएं, जो स्टोमेटा है उनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी कंडीशन स्थिति क्या है, उनके बीच की दूरी क्या है, उसकी इकाई क्षेत्र में संख्या, रंध्रों की सक्रियता, इन ये सब क्या करते हैं ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो लीव्स है, ठीक है, इसमें इसका एरिया ये प्रभावित करता है, बड़ी होगी तो उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे और उतना ही ज़्यादा वाटर वेपर के रूप में निकलेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन अधिक होगा। फिर अपन बात करें वाटर स्टेटस ऑफ लीव्स, जो पर्ण है उसकी जलीय स्थिति क्या है। फिर कैनोपी स्ट्रक्चर है, कैनोपी मतलब जैसे इस प्रकार से, जैसे जंगलों में ये जैसे मान लो छोटे छोटे प्लांट्स हैं फिर बड़े प्लांट्स हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये कैनोपी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो कैनोपी है वो प्रभावित करेगी, क्योंकि मान लो ऊपर जो बड़े प्लांट्स हैं नीचे छोटे प्लांट्स हैं, यहाँ इनको लाइट नहीं मिल पाती है डायरेक्ट, मतलब ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं रहता है, तो ये जो बड़े प्लांट हैं उनमें ट्रांसपिरेशन रेट अधिक होगी, लेकिन ये छोटे वाले प्लांट्स हैं इनमें ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम होगी, क्योंकि कैनोपी बन गई ऊपर, इसमें डायरेक्ट है वो लाइट टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन रेट अधिक होगी, तो इससे ये कैनोपी स्ट्रक्चर है ये भी इसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके फैक्टर थे ट्रांसपिरेशन के। अब अपन बात करें एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, यानी प्रतिवाष्पोत्सर्जक क्या होते हैं। अब देखो एंटी ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो पदार्थ है जो ट्रांसपिरेशन रेट को तो कम कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट को तो कम कर देते हैं, लेकिन प्लांट्स की अदर एक्टिविटी जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस है उसकी ग्रोथ है उसको प्रभावित नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट या प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहलाएंगे। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब प्रतिवाष्पोत्सर्जक, जो कि ट्रांसपिरेशन रेट को तो कम कर देते हैं लेकिन प्लांट्स की अदर एक्टिविटी को जैसे फोटोसिंथेसिस ग्रोथ इसको प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है, जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है पीएमए, रंगहीन प्लास्टिक, ठीक है, एस्प्रीन है, एब्सिसिक एसिड है, ऑक्सी एथिलीन है, सिलिकॉन ऑयल है, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कम श्यान मोम। इन वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थों का उपयोग ड्राई फार्मिंग शुष्क कृषि में भी किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है एंटी ट्रांसपेरेंट है, कौन कौन से, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, रंगीन प्लास्टिक, एस्प्रीन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सी एथिलीन, सिलिकॉन तेल, CO तथा कम श्यान मोम। ठीक है, अब अपन बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन की, ट्रांसपिरेशन के क्या क्या महत्व होते हैं, ट्रांसपिरेशन क्यों आवश्यक होता है। जैसे आप देखोगे क्या करता है, एक तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। जैसे मान लो वाटर है वेपर के रूप में निकलता है तो एक मतलब है उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। जैसे ट्रांसपिरेशन की क्रिया के कारण लीव्स की सरफेस पर शीतलन कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसके कारण पौधे का निश्चित ताप बना रहता है। तो ये क्या करता है, रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर का नियमन करता है। ठीक है, फिर अपन बात करें पादप शरीर में अवशोषित खनिजों का स्थानांतरण, जो प्लांट है वो जैसे मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं तो उसका जो प्लांट्स में अदर पार्ट तक जो ट्रांसलोकेशन है, स्थानांतरण है, वो भी किससे होता है, ट्रांसपिरेशन से होता है। फिर बात करें असेंट ऑफ शेप है, तो असेंट ऑफ शेप भी किससे होगा, ये भी ट्रांसपिरेशन से होगा। फिर अपन बात करें सप्लाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी वाटर का जो सप्लाई है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें वाटर चाहिए, तो वो भी किससे होता है, ट्रांसपिरेशन से होता है। फिर बात करें इसमें एक्टिव और पैसिव वाटर ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं, ठीक है, तो जो पैसिव है वो किस, पैसिव में हेल्प कौन करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। ठीक है, फिर कोशिकाओं सेल्स को टर्जिड कंडीशन में बनाए रखने के लिए प्लांट्स का जो शेप है वो बना रहता है, मतलब कोशिकाओं को टर्जिड अवस्था में बनाए रखने के लिए जो उसका जो प्लांट्स का जो आकार है उसको बनाए रखने के लिए कौन आवश्यक है, ट्रांसपिरेशन। तो इस प्रकार से इसके ये सिग्निफिकेंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपनी प्लांट फिजियोलॉजी की अगली क्लास जल्दी आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।